ॐ अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आलाप पद्धति ग्रंथ में हम लोग नयों के विषय में पढ़ना शुरू किए हैं। आचार्य महाराज ने मूल रूप से नए दो प्रकार के बताए हमें, निश्चय नय और व्यवहार नय, या उन्हीं को प्रकारांतर से हम द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय कह सकते हैं। उसके उपरांत आचार्यों ने 9 नयों की चर्चा की। सामान्य से 7 नय हमने पढ़े हुए हैं, श्री तत्वासुर इत्यादि ग्रंथों में आए हैं। यहाँ आचार्य ने उन्हीं 7 नयों में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक को भी ऐड करते हुए और 9 नयों के नाम उल्लेखित किए हैं, और उनमें से हमने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के विषय में संक्षेप में जाना था। उसी विषय को कंटिन्यू करते हुए आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। द्रव्यार्थिक के विषय में लिखा है यहाँ पर, द्रव्यार्थिक नयः स त्रिविधो नैगम संग्रह व्यवहार भेदेन। अर्थात द्रव्यार्थिक नय 3 प्रकार का है, नैगम, संग्रह और व्यवहार। माने ये जो 7 हैं उनमें से शुरू के 3, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ये तीनों द्रव्यार्थिक में आएंगे, क्योंकि ये द्रव्य को विषय करेंगे एक प्रकार से। और फिर पर्यायार्थिक है तो लिखा इसमें पर्यायार्थिको नयश् चतुर्विधः ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत भेदेन। माने बाद के 4 ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, इन चारों के भेद से पर्यायार्थिक नय 4 प्रकार का हो जाता है। समझे? अब एक एक नय के बारे में हम जानेंगे कि सर्वप्रथम ऋजुसूत्र नय किससे कहते हैं। ऋजुसूत्र लिखा है इन्होंने, ऋजुसूत्र नय अर्थ नय है और शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, ये 3 व्यंजन नय है। क्या मतलब? अर्थ और व्यंजन के विषय में पहले पढ़ चुके हैं। आप में से कोई बताएंगे अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय में क्या अंतर होता है? एक समयवर्ती पर्याय अर्थ पर्याय और इससे विपरीत व्यंजन पर्याय। अर्थ का मतलब है सूक्ष्म और व्यंजन माने स्थूल। हाँ, एक समय स्थूल, है ना जी। तो यहाँ पर भी ऐसे लगाना है, ऋजुसूत्र नय अर्थ नय है, माने ये सूक्ष्मता की दृष्टि से बात करेगा आपसे, जबकि शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 3 नय जो है व्यंजन नय है, ये स्थूल पर्यायों की बात करेंगे, है ना, क्योंकि इनमें शब्द की मुख्यता है। जैसा कि कहा भी गया है, पर्यायार्थिको द्विविधः अर्थनयो व्यंजन नयश्च इति। माने पर्यायार्थी के जो 4 भेद किए थे, बाद के 4 जो उसमें ऐड किए हमने, उसको भी 2 प्रकार से आचार्यों ने कह दिया है, अर्थ नय और व्यंजन नय। तो ऋजुसूत्र अर्थ नय है क्योंकि बिल्कुल सूक्ष्मता की दृष्टि से बात करेगा। अभी जब हम परिभाषा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कितनी सूक्ष्म दृष्टि यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है, जबकि व्यंजन नय वह स्थूलता की दृष्टि से भी बात कर लेता है। अब एक एक नयों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नैगम नय, फिर नैगम, एक सेकंड, संग्रह नय, फिर व्यवहार नय, इसी प्रकार से ऋजुसूत्र इत्यादि की चर्चा आगे आएगी। देखते हैं नैगम नय किसे कहते हैं। एक परिभाषा आई यहाँ पर, नैकम गच्छति इति निगमः। निगमो विकल्प है। नैगम शब्द निगम से बना है। निगम का मतलब क्या है? न एकम गच्छति, जो केवल एक ही अवस्था को प्राप्त नहीं हो रहा है, अभी तो उसके अंतर्गत
और भी अनेक अवस्थाएं सम्मिलित हो जा रही हैं, तो ऐसा न एकम गच्छति इति निगमः है, जो किसी एक के प्रति न जाए वो निगम है, और निगमो नाम विकल्प है ना। तो ये विकल्प को ग्रहण कर लेता है। तो अर्थ हो गया, जो एक को ही प्राप्त नहीं होता अर्थात अनेक प्राप्त होता है, वो निगम कहलाता है। तो निगम का अर्थ विकल्प होता है, और जो विकल्प को ग्रहण करे वो नैगम नय है। ये आगे सूत्र में आएगा, फिलहाल हिंदी भाषा में हमने जाना। अब इसका और विशेष अर्थ, अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नैगम नय है। माने अभी क्रिया संपन्न नहीं हुई है लेकिन संकल्प हो चुका है, तब भी हम क्या मान लेते हैं कि वह क्रिया हो गई है या उस क्रिया से संपन्न हो गया वो व्यक्ति। जैसे लिखा उदाहरण यहाँ पर, हाथ में फरसा लेकर जाते हुए किसी पुरुष को देखकर कोई अन्य पुरुष पूछता है, आप किस काम के लिए जा रहे हैं? तो वह कहता है, प्रस्थ लेने के लिए जा रहा हूं। प्रस्थ, प्रस्थ का मतलब होता है मेजरमेंट। जैसे मान लीजिए ये आई थिंक 400 ग्राम के लगभग इसका आता है, उसमें 8 पल कहलाते हैं। वो उतना जो अनाज उसको बोलते हैं प्रस्थ भर अनाज। तो मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। अभी फरसा उसके हाथ में है, न तो अनाज है, न उसका कोई मेजरमेंट है, कुछ भी नहीं है, लेकिन व्यक्ति क्या कह रहा है, प्रस्थ लेने के लिए जा रहा हूँ। तो लिखा है, यद्यपि उस समय वह प्रस्थ पर्याय सन्निहित नहीं है, तथापि प्रस्थ बनाने के संकल्प मात्र से उसमें प्रस्थ व्यवहार किया गया, तथा ईंधन और जल आदि के लाने में लगे हुए किसी पुरुष से कोई पूछता है, माने वो ला रहा, जल लेके आ रहा है, ईंधन लेके आ रहा है, लकड़ी इत्यादि ला रहा है कोई व्यक्ति, उससे पूछे कि आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं भात पका रहा हूँ। अरे तुम कहाँ भात पका रहे हो भाई, तुम तो लकड़ी ला रहे हो। लेकिन उस समय भात पर्याय सन्निहित नहीं है, केवल भात के लिए किए गए व्यापार में भात का प्रयोग किया गया। इस प्रकार जितना व्यवहार अनिष्पन्न अर्थ के अवलंबन से संकल्प मात्र को विषय करता है, वह सब नैगम नय का विषय है। क्या मतलब, समझें। जैसे कहने को गृहस्थी में भी ऐसे अनेक अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे व्यवहारों का प्रयोग करते हैं, है ना। और इसी से व्यवहार की सिद्धि होती है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी महिला है, वह यदि सब्जी सुधार रही है ना, सब्जी को शोधन कर रही है, लेकिन उससे पूछा जाए क्या कर रही हैं आप, तो क्या कहती है, भोजन बना रही है। तो भाई भोजन में जो जो कुछ बनना है वो सब तो अभी नहीं बन रहा है एकदम से, लेकिन फिर भी कहने में क्या आएगा, भोजन बना रही है। तो वही चीज है, ऐसे ही अनेक अनेक ऐसी क्रियाएं होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस जाते समय पानी भर रहा है अपनी बोतल में, लेकिन कहने को क्या कहेगा, वो क्या कर रहे हो भाई, ऑफिस जा रहा हूँ। भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो खड़े हुए हो, पानी भर रहे हो। लेकिन वह जिस उद्देश्य से क्रिया की जा रही है, उसका संकल्प जो है, उस संकल्प के साथ में ग्रहण करता है। ऐसा ये कहलाता है नेगम नय। और इसी नय की अपेक्षा से हम इस तरह के जो प्रयोग करते हैं, ये वाक्य जो हमने अभी बताया आपको उदाहरण के रूप में, वो जो प्रयोग किए जाते हैं, ये सब सत्य हैं, है ना। एक न एक नय की अपेक्षा सत्य हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कहाँ भोजन बना रहे हो, तुम कहाँ ऑफिस जा रहे हो, या तुम कहाँ प्रस्थ लेने जा रहे हो। ये सब झूठ नहीं है, सत्य है, नैगम नय की अपेक्षा। ठीक है ना। तो ये नए इस तरह से लोक व्यवहार और हमारे उस वाक्य इत्यादि का जो है ज्ञान हमें कराते हैं। जो कुछ भी हम कह रहे हैं उन पदार्थों का, तत्वों का ज्ञान हमें कराते हैं। ऐसे ही ये नए होते हैं। हाँ, अनिष्पन्न का मतलब है जो अभी संपन्न नहीं हुआ है। निष्पन्न का मतलब होता है संपन्न हो जाना, पूरा हो जाना। तो अनिष्पन्न माने अभी जो पूरा नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट, उसको कहेंगे अनिष्पन्न। तो यहाँ जो आया, इस प्रकार जितना व्यवहार अनिष्पन्न अर्थ के अवलंबन से, माने अभी जो पूरा नहीं हुआ है, उस अर्थ को ग्रहण करते हुए और संकल्प मात्र को विषय करता वो नैगम नय। ठीक है, पहला विषय हो गया नैगम नय। चलिए दूसरा नय है संग्रह। जो नय अभेद रूप से संपूर्ण वस्तु समूह को विषय करता है, वह संग्रह है। कलेक्टिव नाउन आप कह सकते हैं इंग्लिश में। जैसे संग्रह के रूप में, है ना, किसी जाति विशेष का ग्रहण करना, जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं हम हिंदी में। तो ये प्रयोग इसमें आएंगे। कैसे, भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक मानकर सामान्य से सबको ग्रहण करने वाला नय संग्रह नय है। जैसे सत, द्रव्य, घट आदि। सत कहने से
इस प्रकार के वचन और विज्ञान की अनुवृत्ति रूप लिंग से अनुमित सत्ता के आधारभूत सब पदार्थों का सामान्य रूप से संग्रह हो जाता है। अभी देखिए इसमें थोड़ी भाषा जो है वो न्याय शास्त्र की आ गई है। बाकी सामान्य से इतना समझें कि सत कहने के अंतर्गत जितने भी पदार्थ अस्तित्व से सहित हैं, सत हैं, वो सब ग्रहण हो जाएंगे। द्रव्य, ऐसा कहने पर कौन ग्रहण होंगे? उन सब पर्यायों को द्रवता है, प्राप्त होता है। तो जो कुछ भी द्रव्य अवस्था को सहित है, इस प्रकार इस व्युत्पत्ति से युक्त जीव, अजीव और उनके सब भेद प्रभेदों का संग्रह हो जाता है। माने द्रव्य कहने से सारे द्रव्य उसमें ग्रहण कर लिए गए। तो ऐसी संज्ञाओं का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिसमें अभेद रूप से संपूर्ण वस्तु समूह का ग्रहण हो जाए, वो कहलाएगा संग्रहनय। और भी उदाहरण दिया, घट। घट कहने पर केवल एक घड़े की बात नहीं होती पर्टिकुलर किसी घर पे रखे हुए, नहीं। इस प्रकार की बुद्धि और घट, इस प्रकार के शब्द की अनुवृत्ति रूप लिंग से अनुमित सब घट पदार्थों का संग्रह हो जाता है। थोड़ा इसको समझ लें क्या कह रहे हैं। घट, इस प्रकार हमने शब्द सुना तो हमारे दिमाग में एक शेप आई, एक बुद्धि उत्पन्न हुई, वो घट के आकार की बुद्धि उत्पन्न हुई। उस बुद्धि से और घट इस प्रकार के शब्द की अनुवृत्ति रूप, माने जहां जहां वो घड़े का अनुवर्तन हो सकता है, घड़े की आकृति जहां जिस पदार्थ में जाएगी, भले ही एक यहाँ रखा है, एक कहीं और रखा है, एक किसी गांव में रखा हुआ, कहीं पर भी रखा हो, उसमें वो अनुवृत्ति जा रही है। उस अनुमान से, लिंग माने उस चिन्ह से, जो आकृति उसकी है, रंग उसका है, उस चिन्ह से अनुमान करने पर सब प्रकार के घट पदार्थों का संग्रह इसमें हो जाता है। तो ये संग्रह ने क्या करेगा? संग्रह ने ऐसे शब्दों का ग्रहण करेगा जिसमें अनेक उसके जो है पदार्थों का ग्रहण होता है। ठीक है ना? तो संग्रह ने की परिभाषा यहाँ पर बन गई कि जो नए अभेद रूप से संपूर्ण वस्तु समूह को ग्रहण करे, किसी एक पदार्थ को नहीं अपितु संपूर्ण पदार्थों के समूह को उसमें ग्रहण कर लेगा, ये कहलाएगा संग्रह नय। परंतु ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात, और इसमें अपनी जाति के अविरोध द्वारा, माने उसमें विरोध नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? अब घट कहने पर फिर आप ये नहीं लगो कि जो स्टील का बना हुआ है वो भी हम घट कह दें उसको एकदम से, है ना? घट से सामान्य से मिट्टी का घट ही दिमाग में आता है तो वो ग्रहण करेंगे। हाँ, अगर आप उनको भी काउंट करते हैं उसमें घड़े में, तो उसको भी ग्रहण कर लिया जाएगा। और जहाँ विरोध आएगा फिर आगे व्यवहार नहीं करेगा उसका समाधान कि ये लोहे का है, ये मिट्टी का है, ये चांदी का है, ये सोने का है, किसका घट है। ठीक है? ऐसे तो संग्रह ने किसी प्रकार का विरोध नहीं करते हुए सामान्य से जिसमें एक प्रकार का लक्षण पाया जाता हो, उन सभी पदार्थों का संग्रह वो कर लेता है। संग्रह शब्द से ही मालूम पड़ रहा है कि ये इकट्ठा करेगा, बहुत सारे पदार्थों का संग्रह करेगा। चलिए, तीसरा नय है व्यवहार। व्यवहार का मतलब होता है भेद करना, अभेद रूप से संपूर्ण वस्तु। एक बार फिर से आपने किया है, संग्रह नय में अभेद रूप से, हाँ, उनके भेद ग्रहण नहीं करेगा वो। जैसे मैंने कहा ना अभी कि मिट्टी का घट, सोने का घट, चांदी का घट, किसका घट है वो, उसकी बात नहीं करेगा वो, भेद रूप में बात नहीं करेगा, अभेद रूप से केवल घट की बात करेगा। हाँ, अगर आपको भेद करना है तो फिर आप व्यवहार नय का आश्रय लीजिए, वो बताएगा आपको ये किसका घट है, किसका नहीं। ठीक है? चलिए, व्यवहार नय, संग्रह नय से ग्रहण किए हुए पदार्थ को भेद रूप से व्यवहार करता है, अर्थात ग्रहण करता है, वह व्यवहार नय है। ठीक है ना? संग्रह नय में तो हमने कह दिया गेहूं, अब उसमें कौन सी क्वालिटी का गेहूं है, अलग अलग उसमें भी बहुत सारी प्रजातियां आती हैं। चावल, उसमें बहुत सारी प्रजातियां आ जाती है, तो उसमें फिर जो भेद करेगा वो काम है व्यवहार नय का। या हमने कह दिया अनाज, तो अनाज में सारे आ जाते हैं, फिर उसमें ये गेहूं, ये चावल है, ये जो है बाजरा, मक्का, जो भी है वो सब उसमें व्यवहार के अंतर्गत ग्रहण करेंगे। तो अर्थ हो गया संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का विधि पूर्वक अवहरण, अवहरण मतलब व्यवहार, भेद करना, ये व्यवहार नय है। सर्व संग्रह नय के द्वारा जो वस्तु ग्रहण की गई है वह अपने उत्तर भेदों के बिना व्यवहार कराने में असमर्थ है, इसलिए व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। अन्यथा तो उन वस्तुओं का भी व्यवहार नहीं हो पाएगा जिसको हमने संग्रह नय में ग्रहण किया था ना। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया था द्रव्य, इतना कहने से काम नहीं चलेगा।
व्यवहारने का आश्रय लेना ही पड़ेगा, ये जीव है कि अजीव है इत्यादि ग्रहण करना पड़ेगा, अन्यथा द्रव्य के देने मात्र से ही हो जाता काम, तो फिर तो संसार बनता ही नहीं। यथा संग्रहने का विषय जो द्रव्य है, अच्छा ये दे दिया उदाहरण, वह जीव अजीव विशेष की अपेक्षा किए बिना व्यवहार कराने में असमर्थ है। कोई भी संग्रहणय हो, संग्रहणय से जिसका भी हम ग्रहण करेंगे तुरंत हम हमारे अंदर भेद की प्रश्न जिज्ञासा होगी और उसका उत्तर देगा व्यवहार में। इसलिए जीव द्रव्य है और अजीव द्रव्य है, इस प्रकार के व्यवहार का आश्रय लिया जाता है। जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य भी जब तक संग्रहणय के विषय रहते हैं, मान लीजिए जीव भी तो अवान्तर भेदों से युक्त होता है, तो जीव को हमने संग्रहणय में ग्रहण कर लिया, तो वे भी तब तक वे व्यवहार कराने में असमर्थ हैं जब तक वो संग्रहणय के विषय बने हुए हैं। फिर आपको उनका डिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए व्यवहार से जीव द्रव्य के हम भेद करते हैं देव नारकी आदि रूप, और अजीव द्रव्य के घट पट आदि रूप भेदों का आश्रय लिया जाता है। तो ये व्यवहार में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना व्यवहार के तो हमारा ज्ञान कार्यकारी ही नहीं हो पाएगा। इस प्रकार इस नए की प्रवृत्ति माने व्यवहार नए की प्रवृत्ति वहां तक होती है जहां तक वस्तु में फिर कोई विभाग करना संभव नहीं रहता, ठीक है ना। जब तक वहां नहीं पहुंच जाते तब तक वह नहीं होगा। इस प्रकार इस व्यवहार नए में कालकृत भेद नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है। ये केवल द्रव्यकृत भेद करेगा, कालकृत भेद नहीं करेगा कि ये घट पिछली पर्याय में जो था वो इसका काम नहीं है ना, वो तो केवल अंतर कर पाएगा केवल वस्तु में मोटा मोटा। अस्तु, तो ये दो तीन नए हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, है ना, नेगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय। नेगम जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, कालकृत भेद यानी समय के द्वारा किए जाने वाले भेद, है ना, कालकृत भेद मानते। जैसे मान लीजिए हमने अभी जो चर्चा की व्यवहार में द्रव्य का आश्रय लिया, द्रव्य के भेद किए हमने, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य। अब इसमें काल की बात नहीं करेगा कि कल जो जीव था वो आज अलग है कि कल अलग होगा, ऐसा उसका वर्णन नहीं करेगा ये अभी, ठीक है ना। ठीक है, वो केवल सामान्य से भेद बताएगा। पर्याय वाला ये कालकृत भेद अभी आगे अन्य नयों में आएगा। चले, अब है ऋजु सूत्र नय, बड़ा इंपॉर्टेंट है, विषय भी बड़ा इसका विशाल है, ध्यान से इसको अपने को पढ़ना है। जो नए सरल को सूचित करता है, ऋजु माने सरल, सूत्रयति माने सूचित करता है अर्थात ग्रहण करता है, वह ऋजु सूत्र नय है। ऋजु सूत्र नय, ऋजु सूत्र नय, संग्रह नय, ऋजु सूत्र नय। दोबारा बोलिए, संग्रह नय में पूछना है, बताइए। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? की आवाज नहीं आ रही है। क्षमा चाहते हैं, शायद आप कोई को बोल रहे थे जो भी, बाद में आप पूछ लीजिएगा थोड़ा सा, या बोल सकते हैं अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। चलिए, ऋजु सूत्र नय, ऋजु सूत्र नय अतीत और अनागत माने भविष्य की तीनों कालों के विषय को ग्रहण न करके केवल वर्तमान काल के विषयभूत पदार्थों को ग्रहण करता है, एग्जैक्टली वर्तमान को, ठीक है, क्योंकि अतीत के विनष्ट और अनागत के अनुत्पन्न होने से उनमें व्यवहार नहीं हो सकता। तो ऋजु सूत्र कहेगा बिल्कुल हमें पर्टिकुलर इस टाइम की बात करनी है, एक समय की बात करनी है, न उससे पहले की न उससे बाद की। वह वर्तमान काल समय मात्र है, ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई, और उसके विषयभूत पर्याय मात्र को विषय करने वाला ऋजु सूत्र नय। तो इतनी सूक्ष्म अवस्था की बात करता है, जैसा कि हमने कहा था ना वहां पर जो 7 नयों का विषय किया था, उसमें से शुरू के 3 तो किसमें आ गए थे? द्रव्यार्थिक नय में। अब आ रहे हैं पर्यायार्थिक नय में। फिर पर्याय के भी 2 भेद किए थे हमने, पर्यायार्थिक के भी, एक अर्थ और एक व्यंजन। तो ये ऋजु सूत्र अर्थ नय है, माने अत्यंत सूक्ष्म है, बिल्कुल एक सेकंड या मतलब एक समय की बात करेगा, जैसे उससे आगे पीछे की बात नहीं करेगा। क्या चीज है? ऋजु सूत्र नय का विषय पच्यमान पक्व है। क्या मतलब? पच्यमान का मतलब हो रहा है जो अभी पक रहा है, और पक्व माने पक भी गया है। क्या मतलब? और देख रहे हैं, जिसका अर्थ कथनचित पच्यमान
और कथनचित उपरत पाक होता है। उपरत पाक मतलब जो पक हो गया, जितने अंश में वह पक चुकी है। मान लीजिए कोई वस्तु पका रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये पक गई कि नहीं पकी, है ना। चावल हमने चेक किया तो हम क्या कहते हैं, पक गया। लेकिन क्या वो अभी पक नहीं रहा, और भी समय जो उसमें उबल रहा है वो पक नहीं रहा है क्या? नहीं, वो अभी भी उसमें पकने वाली क्रिया कंटिन्यूअसली जारी है। तो पक भी रहा है और कुछ हद तक वो पक भी चुका है। तो ये ऋजु सूत्र कहेगा कि भैया आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि पक गया है, अभी तो और पक रहा है, इसमें और पकाव हो सकता है, अभी क्रिया जारी है। तो दोनों बातें कहेगा वो कि ये पक भी रहा है और पक चुका है, दोनों अर्थ इसमें ग्रहण करेंगे। तो जितने अंश में वह पक चुकी है उसकी अपेक्षा वह वस्तु पक्व अर्थात कथनचित उपरत पाक है। उपरत पाक का मतलब हो गया वही जिसकी पाक क्रिया संपन्न हो गई है, और अंतिम पाक की समाप्ति का अभाव होने की अपेक्षा। भाई अभी पूरी पक्व अवस्था नहीं आई है, बिल्कुल गायब थोड़ी हो गया कि वो बिल्कुल पक करके नष्ट ही हो गया, ऐसी अभाव की अपेक्षा नहीं आई है। तो पूरा पाक न हो सकने की अपेक्षा ही वही वस्तु पच्यमान भी है, निरंतर वो पक भी रही है, ऐसा सिद्ध होता है ना। कोई भी आम है, हम कहते हैं बड़ा पका हुआ है, नहीं अभी पक नहीं गया, वो पक रहा है, दोनों कार्य जारी हैं। हम जिस अवस्था को मान रहे हैं पका हुआ, उतना तो पक चुका, लेकिन अभी उससे आगे भी पकने की उसके अंदर जो प्रक्रिया है वो जारी है, ऐसा सिद्ध होता है। तो ऋजु सूत्र कितना है, सूक्ष्म व्यवहार कर रहा है बिल्कुल, कि बिल्कुल पच्यमान पक्व। इसी प्रकार क्रियमाण कृत माने कोई क्रिया कभी हो नहीं जाती संपन्न, वो की जा रही है और हो भी चुकी है। भुज्यमान भुक्त, बद्धमान बद्ध, सिद्ध यत सिद्ध इत्यादि व्यवहार इसमें घटित हो जाता है। ठीक भैया है, जी इन शब्दों का अर्थ, फिर से बोले। इन शब्दों का अर्थ क्रियामान कृत, भुज्यमान भुज। हाँ, इसका अर्थ बता देते हैं आपको। क्रियमाण कृत माने कोई भी कार्य जो किया जा रहा है और किया जा चुका है, दोनों सिद्ध उसमें हो रहा है। जैसे कोई अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से कोई एक शब्द तो पढ़ाया जा चुका है, लेकिन अभी भी उसका व्याख्यान जारी है। तो दोनों चीजें हो रही है, कुछ हद तक वो पढ़ा भी चुके हैं और वो पढ़ा भी रहे हैं। और भी अनेक क्रियाएं होंगी जो हो चुकी हैं। जैसे कोई व्यक्ति गमन कर रहा है, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, तो क्या उसने गमन आधी दूरी पर चला गया तो उसका जो कार्य है वो कुछ हद तक तो हो ही गया ना, तो वो कृत हो गया, और अभी कार्य जारी है तो वो क्रियमाण भी है। तो दोनों अवस्थाएं उसमें सिद्ध हो रही है। तो जिस समय वो हम बात कर रहे हैं उस समय दोनों अवस्थाएं एक साथ सिद्ध हो रही है, कृत भी हो रही है और क्रियमाण भी हो रही है। ठीक है ना, ऐसे लगा सकते हो, वो गत भी है और गम्यमान भी है। ऐसे भुज्यमान भुक्त माने भोगा जा रहा है और कुछ भोगा भी जा चुका है ना। तो दोनों, हम भोजन चबा रहे हैं तो कुछ हद तक वो भुक्त हो चुका है और कुछ लेवल तक वो भोगा जा रहा है। कोई भी वस्तु भोगी जा रही है तो वो दोनों अवस्था को प्राप्त होती है। ऐसे बद्धमान बद्ध माने बंधन को प्राप्त हो चुका है और बद्धमान भी हो रहा है, कर्म इत्यादि के से लगा लेंगे। सिद्धयत सिद्ध, कोई वस्तु सिद्ध हो रही है, या सिद्ध जो भगवान है वे सिद्ध हो भी रहे हैं और हो भी चुके हैं, निरंतर सिद्ध हो रहे हैं वो। ऐसा तो है नहीं कि उनके अंतर्गत सिद्ध अवस्था समाप्त हो चुकी है, नहीं, अभी भी वो सिद्ध बने हुए हैं। तो वह सिद्ध हो भी चुके हैं और सिद्ध बने भी जा रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं। ऐसी अवस्था कहलाती है ऋजु सूत्र नय का विषय। चलो ऋजु और भी इसकी डिटेल दे रहे हैं अभी। ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा जिस समय प्रस्थ से धान्य मापे जाते हैं, जो मेजरमेंट हमने बताया ना, प्रस्थ माने एक प्रकार का माप है, उससे जब धान्य मापे जाते हैं उसी समय वह प्रस्थ है। ठीक है ना, बाकी समय में वो प्रस्थ नहीं कहलाएंगे। यहाँ जिज्ञासा आ रही है, अधचूरी जाल दाल जो बिना कुकर के बनती है, वो कैसे भी बनाइए, वो कोई भी पकी जो पक रहा है वो शुरू से ही, ऐसा नहीं कि आधा पक गया तब की बात करेंगे, शुरू में ही जैसे आपने अग्नि में कोई वस्तु डाली, उसमें गर्म पानी में डाली आपने दाल, और आप अगर आप उसको 2 मिनट या 2 सेकंड बाद की बात करते हो तो उस समय भी वो कुछ लेवल तक तो पक चुकी है और अभी पकना जारी है। ठीक है ना, अध कच्चा बोलते हैं, अध कच्चा है अभी। हाँ अध कच्चा बोले, मैं कह रहा हूँ पूरी पक हाँ गई है तब भी पकना बाकी है, अभी हाँ पकाव जारी है उसका। हाँ। आपने वहां से गैस बंद करके उतार दी है तब भी उसमें प्रोसेस जारी होती है। चलिए आगे देखें। इसमें इस नए की दृष्टि में इस नए की दृष्टि में कुंभकार संज्ञा भी बन नहीं सकती।
किसी को हम कुंभकार यानी कुम्हार नहीं कह सकते। क्यों? कुंभम करोति इति कुंभकार है, जो कुंभ को बनाता है वो कुंभकार कहलाता है। लेकिन शिवक आदि पर्यायों को करने से उनके कर्ता को कुंभकार ये संज्ञा नहीं दी जा सकती। माने वो कुम्हार केवल कुंभ नहीं बनाता, उससे पहले वो शिवक माने छोटा छोटा जो ऐसा गोला बनाता है उसका, फिर उसमें और अंदर हाथ डाल के उसका कुंभ बनाता है इत्यादि। तो कुंभकार तो वही हुआ जो केवल कुंभ बनाए, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें और भी अवस्थाएं आती है, उसमें शिवक अवस्था भी आती है, उससे पहले मिट्टी का लोना भी वो बनाएगा, तो उसको हमें अकेले कुंभकार नहीं कह सकते इस नए की अपेक्षा। बाकी नयों से तो कह देंगे व्यवहार की अपेक्षा, लेकिन इस नए की अपेक्षा हम उसको कुंभकार नहीं कह सकते, क्योंकि एग्जैक्टली वह कुंभकार कुंभ ही नहीं बनाता, अपितु अन्य अवस्थाएं भी बनाता। ठहरे हुए किसी पुरुष से आप कहां से आ रहे हो, इस प्रकार का प्रश्न होने पर कहीं से भी नहीं आ रहा हूं, इस प्रकार यह ऋजु सूत्र नहीं बनाता है। कोई ठहरा हुआ है वो कैसे कह देगा कि मैं आ रहा हूं, मैं तो खड़ा हूं। इसलिए उसका उत्तर यही होगा कि मैं कहीं से भी नहीं आ रहा हूं, मैं तो यहीं अवस्थित हूं। क्योंकि जिस समय प्रश्न किया गया उस समय आगमन रूप क्रिया नहीं पाई जाती। ऐसा ये सूक्ष्म वर्णन या सूक्ष्मता से ग्रहण करने वाला है ऋजु सूत्र नय। और दे रहे हैं इसमें उत्तर, इस ऋजु सूत्र नय की दृष्टि में काक कृष्ण होता है, माने कौवा काला होता है, ये व्यवहार नहीं बन सकता, क्योंकि जो कृष्ण है वो कृष्ण रूप ही है, काक रूप नहीं है। यदि कृष्ण को काक रूप माना जाए तो भ्रमर आदि को भी काक रूप मानने की आपत्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली उस वर्ड को पकड़ लेगा और फिर उसमें सबको ग्रहण कर देगा। इसलिए उसी प्रकार काक भी काक रूप ही है, कृष्ण रूप नहीं है। यदि काक को कृष्ण रूप माना जाए तो काक के पीले पित्त सफेद हड्डी, अच्छा पीला पित्त उसका जो है, सफेद हड्डी लाल रुद्र आदि को भी कृष्ण रूप मानने की आपत्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ये तो ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि कौवा काला है, नहीं कह सकता ये, या काला जो है वो कौवा है, ऐसा नहीं कह सकता। इस ऋजु सूत्र नय की दृष्टि से विशेषण विशेष्य भाव भी नहीं बनता है। वही बात आगे भी बनाया था उन्होंने, क्योंकि भिन्न दो पदार्थों में विशेषण विशेष्य भाव नहीं बन सकता, क्योंकि दो पदार्थों में विशेषण विशेष्य भाव मानने पर अव्यवस्था की आपत्ति होती है। अर्थात जिन किन्हीं दो पदार्थों में भी विशेषण विशेष्य भाव हो जाएगा, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, उसी प्रकार अभिन्न दो पदार्थों में विशेषण विशेष्य भाव नहीं बन सकता, क्योंकि अभिन्न दो पदार्थों का अर्थ एक पदार्थ ही होता है और एक पदार्थ में विशेषण विशेष्य भाव के मानने में विरोध आता है। यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, इसमें 1 मिनट का समय मिलेंगे। इसमें लिया है इन्होंने, क्योंकि भिन्न दो पदार्थों में विशेषण विशेष्य भाव मानने पर अव्यवस्था की आपत्ति प्राप्त होती है। यहाँ कुछ ना कुछ तो मिसप्रिंट है, जय दल्ला जी से लिया गया है ये, लेकिन एक सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो कुल मिलाकर के विशेषण विशेष्य भाव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जिस समय विशेषता बताओगे उस समय कथन नहीं कर पाएंगे अपन। विशेषण विशेष्य दो भिन्न अवस्थाएं हो गई है और दो भिन्न अवस्थाओं का इसमें कथन नहीं किया जा सकता है, अव्यवस्था उसमें उत्पन्न हो जाएगी। और एक पदार्थ में भी नहीं मानेंगे, क्योंकि एक ही पदार्थ जो है वो दो कैसे होगा, उसमें विशेषण विशेष्य की विरोध आएगा, तो ये कथन नहीं कर पाएगा। अन्य नयों की अपेक्षा उसको हम मान लेंगे, लेकिन ऋजु सूत्र नय विशेषण विशेष्य को भी स्थान नहीं देगा। इस ऋजु सूत्र नय की, हाँ भैया जी, फिर ऋजु सूत्र ने इतना सूक्ष्म कथन करता है तो अपने ज्ञान का विषय तो बनना ही नहीं चाहिए। नहीं, एक समयवर्ती पर्याय को तो कह सकते हैं अपन, जो उदाहरण ऊपर दिया उन्होंने उसका अपेक्षा तो बना लेंगे अपन। कैसे बनाएंगे इसका उदाहरण? बनाते हैं भाई, एक समयवर्ती पर्याय जो जिस समय हम कह रहे हैं कोई व्यक्ति सिद्ध है, भगवान सिद्ध आत्मा है, ठीक है, तो वही पच्यमान पक वाली बात आएगी इसमें, है ना, सिद्धमान सिद्ध। ऐसा कहेंगे कि ये भगवान कैसे हैं, सिद्धमान सिद्ध हैं, निरंतर सिद्ध बने हुए हैं और इस समय सिद्ध भी हैं, ऐसा उसमें कथन करना पड़ेगा, है ना। पच्यमान पक्व, बद्यमान बद्य इत्यादि ये
जो शब्द दिए हैं ऐसा उसमें अर्थ लगाना पड़ेगा। तो पश्चिमान पक को याद रख लेंगे तो उससे भी बात बन जाएगी, क्योंकि उस समय वो पक भी रहा है और पक भी चुका है। कुछ अवस्था कुछ हद तक पक गया है और बाकी उसकी पाचन क्रिया जारी है। इस ऋजु सूत्र न्याय की दृष्टि में संयोग अथवा समवाय संबंध नहीं बनता है, इसीलिए सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार की उपाधियों से रहित केवल शुद्ध परमाणु ही है। अतः जो स्तंभादिक रूप स्कंदों का प्रत्यय होता है वह ऋजु सूत्र न्याय की दृष्टि में भ्रांत है। माने ये केवल परमाणु को ग्रहण करेगा, बाकी को तो ग्रहण नहीं करेगा। तथा वह परमाणु निरवयव है, क्योंकि परमाणु के ऊर्ध्व भाग, अधोभाग और मध्य भाग आदि अवयवों के मानने पर अनवस्था दोष की आपत्ति प्राप्ति होती है और परमाणु को उपने का प्रसंग प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के ये पर्टिकुलर सूक्ष्म अवस्था जो है एक समयवर्ती उसको ही ग्रहण करेगा। अब इसकी दृष्टि में जो है केवल परमाणु ग्रहण होगा, उस परमाणु के भी आप और पार्ट नहीं कर सकते, वैसे होते नहीं है, बाकी उसको कर भी नहीं सकते। इस ऋजु सूत्र न्याय की दृष्टि में बंध्य बंधक भाव, बद्य घातक भाव, दाह्य दाहक भाव और संसार आदि कुछ नहीं बन सकते। कितना स्पष्ट कह दिया, आप इससे ज्यादा क्या होगा, है ना। कोई बंध्य बंधक माने कौन बांध रहा है, कौन बांधने वाला है, ये तो दो अलग अलग अवस्थाएं हो गई, और दो अवस्थाओं का मतलब दो समय तो कम से कम हो ही गए, इसलिए ये बन नहीं पाएगा। बद्य घातक भाव, कोई घात करने वाला है, कोई बंधने वाला है, ये भी नहीं बन पाएगा। दाह्य दाहक माने जलाने योग्य और जलाने वाला, ये भाव भी नहीं बन पाएंगे। संसार इत्यादि कुछ भी नहीं बन पाएगा इसमें, ठीक है ना। यहाँ तो सूक्ष्म एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये अर्थ नय है। ऊपर लिख दिया आचार्य महाराज ने, यह अर्थ नय है, और अर्थ तो वैसे ही एक समयवर्ती पर्याय को ही ग्रहण करता है। इस ऋजु सूत्र नय की दृष्टि में ग्राह्य ग्राहक भाव भी नहीं बनता, ग्रहण करने वाला और जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं। ज्ञान से असंबद्ध अर्थ का तो ग्रहण होता नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अव्यवस्था दोष की आपत्ति प्राप्त होती है। अर्थात संबद्ध अर्थ का ग्रहण मानने पर किसी भी ज्ञान से किसी भी पदार्थ का ग्रहण हो जाएगा, तथा ज्ञान से संबद्ध अर्थ का ग्रहण भी नहीं होता है, क्योंकि वह ग्रहण काल में रहता ही नहीं। यदि कहा जाए कि अतीत होने पर भी उसका ज्ञान के साथ कार्यकरण भाव संबंध पाया जाता है, अतः उसका ग्रहण हो जाएगा, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर चक्षु इंद्रिय के से व्यभिचार दोष आता है। अर्थात पदार्थ की तरह चक्षु इंद्रिय से भी ज्ञान का कार्यकरण संबंध पाया जाता है, फिर भी ज्ञान चक्षु को नहीं जानता है। अस्तु, तो यहाँ यही कहा गया है कि ग्राह्य ग्राहक भाव माने हम उस पदार्थ को जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो भी इसमें नहीं बन पाएगा। हम नहीं कह सकते हैं कि हम किसी वस्तु को जान रहे हैं, क्योंकि दोनों अवस्थाएं उसमें आएंगी। एक तो लिखा उन्होंने असंबद्ध अर्थ, माने वैसे तो ज्ञान में सब कुछ ऑलरेडी स्थित है, तो ज्ञान से अगर जो रिलेटेड नहीं है उसको आप ग्रहण करोगे तो अन्य पदार्थ का ग्रहण मान रहे हो, तो वह अव्यवस्था दोष आएगा उसमें। और यदि बोलिए, इसमें लिखा है कि चक्षु इंद्रिय से ज्ञान होता है, पर ज्ञान चक्षु को नहीं जानता है, क्या मतलब? ज्ञान चक्षु को नहीं जानता है, ठीक है। अच्छा, ज्ञान चक्षु इंद्रिय को नहीं। हाँ, हम कभी अपनी आंख को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। नहीं हाँ, देख पाते स्वयं को, जो है ना, हम पर आंख से हम ज्ञान कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं इस तरह से। ये ऐसे ही लेना। जी जी, पदार्थ की तरह चक्षु इंद्रिय से भी ज्ञान का कार्यकारण संबंध पाया जाता है, लेकिन फिर भी ज्ञान चक्षु को नहीं जानता है ना। हमसे अपनी आंख को नहीं देख पाते हैं, देख रही है आंख, लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, स्वयं को नहीं देख पाती, इस तरह से। भाई जी, ऋजु सूत्र न्याय को आचार्य भगवान ने इतना अच्छा या सूक्ष्मता से समझाया है, और आगे जाके 75-80 सूत्र नंबर में इसके दो भेद कर देंगे, वो सूक्ष्म और स्थूल। तो वहाँ स्थूल का राज जो तो समझ में आया, सूक्ष्म किया जो तो समझ में आया, फिर वहाँ स्थूल भेद क्यों कर रहे हैं जब इतना स्थूल इसका सूक्ष्म इसका वर्णन कर रहे हैं? तो देखेंगे वो आगे जब विषय आएगा तभी देख पाएंगे, उससे पहले हमको भी ध्यान दें। ठीक। इस ऋजु सूत्र न्याय की दृष्टि में वाच्यवाचक भाव भी नहीं होता है। इस प्रकार इस न्याय की दृष्टि में सकल व्यवहार का उच्छेद होता है। अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे, जितने भी व्यवहार हैं उनका उच्छेद है इस न्याय की दृष्टि में, माने सबका नाश होता है। ये बिल्कुल शुद्ध को ग्रहण करता है, बिल्कुल भी मिलावट मिक्सचर, चाहे टाइम की अपेक्षा करो चाहे द्रव्य की अपेक्षा करो, ये ग्रहण करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ये ऋजु सूत्र न्याय है।
चल अब आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व आपकी जिज्ञासाएं विजया जी ठोलिया साहब ने हैंड रेस किया हुआ है, बोल दीजिए। जी सादर प्रणाम भाई साहब। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे रुजु सूत्र नय अपन उसके बारे में देख रहे, तो जैसे कोई शिक्षक पढ़ा रहा है उसी समय को उसे शिक्षक कहेंगे, या कोई पूजा कर रहा है म्यूट कर दिया गलती से। कैसा लेना है? नहीं, ये तो आगे चल के भी आने वाला है ये। अच्छा ठीक। हाँ, ये जो वर्णन है एवं ये समविरूढ़ में आना चाहिए। में आएगा भैया जी। हाँ, जी। समविरूढ़ इत्यादि न्यायों में जो है ना, ये जिस समय जो कार्य कर अच्छा, रहा जब है आएगा उसमें आएगा एवं ये। भूत न्याय में आएगा। यहाँ तो शिक्षक तो किसी को कहेगा ही नहीं, ये तो एक प्रकार से शिक्षक का तो बहुत ही स्थूल पर्याय हो गई ना एक तरह से। हाँ ठीक है। ठीक है? प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। समय अपना इसमें हो गया है आज, इसलिए यहीं तक रखेंगे। शेष अब हम कल पढ़ेंगे।